हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट ये चैप्टर क्या है या व्हाट आर द प्रोविजंस इन दिस चैप्टर। बिफोर वी अंडरस्टैंड दैट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ टर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट एज अ कंसेप्ट, व्हाट डज इट रियली मीन। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में एक होलसेलर है। सो वी आर होलसेलर। हम लोग कौन है? होलसेलर है। सो वी हैव टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ होलसेलर। ये होलसेलर क्या कर रहा है? व्हाट ही इज डूइंग। लेट अस से एक मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर से कुछ गुड्स परचेस कर रहा है और मैन्युफैक्चरर से जो गुड्स इसने परचेस किए वो इन टर्न रिटेलर को या आगे अपने अल्टीमेट कंज्यूमर को, वॉट एवर यू कॉल इट, उसे क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। सो होलसेलर क्या करता है? हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरर से कुछ गुड्स प्रोक्योर करता है या परचेस करता है और रिटेलर को सेल करता है, ऑब्वियसली आफ्टर एडिंग हिज प्रॉफिट मार्जिन। अब मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने जो सेल किया, सो मैन्युफैक्चरर ने कहा कि उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, लेट अस से वो 1000 रुपीज़ है और उसने उसके ऊपर ऐड किया जीएसटी। एक अप्रोक्सीमेटली कोई भी रेट से अगर हम पकड़ते हैं तो 200 रुपीज़ जीएसटी ऐड किया और ये यहाँ पे टोटल 1200 रुपीज़ में आया। ठीक है। हमारा जो होलसेलर है, अवर होलसेलर, व्हाट ही इज डूइंग, वो इसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू में अपना प्रॉफिट वगैरह ऐड कर रहा है। सो लेट अस से टीवी अलॉन्ग विथ हिज प्रॉफिट फॉर होलसेलर इज, मान लेते हैं इट इज ₹1200 और ये इसमें ऐड कर रहा है जीएसटी, मान लेते हैं ₹240 और ये सब ऐड करके रिटेलर को सेल कर रहा है 14440 में। तो ये एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या होता है, अभी हमें सोचना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अवर होलसेलर। अब होलसेलर क्या कहेगा कि जो जीएसटी मैंने कलेक्ट किया है from my retailer or from my consumer, it is to be paid or deposited into the government's account. But before that, what he will say, I have already paid or deposited GST worth ₹200 to the manufacturer at the time of purchase or procurement of these goods. So हमारा wholesaler क्या करेगा? What he will do? Our wholesaler will say output tax which he has collected is ₹240 लेस करेगा इसमें से ये इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी जो इसने ऑलरेडी पे किया है ₹200 और नेट जो बचेगा 40 रुपीज वो गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। सो इस पूरे सिस्टम को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जब हमने ये सारा सिस्टम देखा तो जो सेल करते समय या सप्लाई करते समय जो भी आप टैक्स कलेक्ट करोगे, सो सेल करते समय या सप्लाई करते समय जो भी आप टैक्स कलेक्ट करोगे उसे हम कहेंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। यानी एट द टाइम ऑफ सेल वॉट एवर टैक्स आई हैव कलेक्टेड और एट द टाइम ऑफ सप्लाई वॉट एवर टैक्स आई हैव कलेक्टेड will be known as output tax liability, and whatever GST or tax is paid on inputs, यानी जो भी इनपुट या इनपुट सर्विसेज और whatever आप यूज कर रहे हो फॉर योर आउटपुट, इसे हम कहेंगे इनपुट टैक्स। इसे हम क्या कहेंगे? इनपुट टैक्स। मतलब सेल करते समय या आउटपुट के समय जो भी मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा, आई एम सपोज टू पे और डिपॉजिट दिस टैक्स इनटू द गवर्नमेंट्स ट्रेजरी और गवर्नमेंट्स अकाउंट, इसीलिए हम उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। और ये जो पर्टिकुलर सप्लाई करने के लिए, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो गुड्स हो या कुछ और हो, वो करने के लिए जो भी मैं इनपुट या इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स यूज करूंगा उसे मैं कहूँगा इनपुट टैक्स। और जब मैं आउटपुट में से, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से
इनपुट को लेस करूंगा या इनपुट टैक्स पेड को लेस करूंगा, इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट और आईटीसी। सो लॉजिकली भी ये करेक्ट है, बिकॉज हम क्या कहेंगे, टैक्स के ऊपर टैक्स तो नहीं होना चाहिए सर। सो एक बार इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जब मैंने मैन्युफैक्चरर से परचेस किया, आई हैव ऑलरेडी पेड टैक्स ₹200। सो logically I should reduce this tax from my liability whatever I am collecting from my retailer or ultimate customer। तो ये जो पूरा सिस्टम है जहां पर मैंने जो टैक्स कलेक्ट किया उसमें से मैं लेस करता हूँ वॉट एवर टैक्स आई हैव पेड, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे मैकेनिज्म को हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अब ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें क्लेम करना है या इसके ऊपर हमें जो वर्कआउट करना है, तो इसके कुछ अपने स्पेसिफिक रूल्स हैं। बेसिकली रूल्स will always tell you, or rules or provisions will always talk about the mechanism for reducing this amount, यानी when you can reduce this tax paid और when you cannot reduce this tax paid, इसके ऊपर आपके क्या क्या प्रोविजंस होगी, क्या क्या कंडीशनलिटीज होगी, ये सारे सिस्टम के ऊपर जो बात करेंगे, इसी सिस्टम को या इन्हीं प्रोविजंस को हमें अभी समझना है। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग क्या है, whatever my output tax liabilities or whatever tax I have collected while making output supply, from that I will reduce whatever tax I have paid while taking inputs, उस पूरे सिस्टम को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जैसे कि यहाँ पे आउटपुट पे हम लोगों ने ₹240 का टैक्स कलेक्ट किया था, which we were supposed to deposit into the government's account और government's treasury, लेकिन हमने कहा कि इसके लिए मैंने ₹200 का तो ऑलरेडी पे कर चुका हूँ मैं मैन्युफैक्चरर को, जो मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया होगा, इसलिए मैं मेरे 240 के लाइबिलिटी में से ₹200 लेस करता हूँ और ये जो लेस करके जो बैलेंस बचा वो गवर्नमेंट के अकाउंट में मैं डिपॉजिट करूंगा। और ये पूरे मैकेनिज्म को या इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैकेनिज्म और सिस्टम। ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये इट इज यूज्ड और एप्लीकेबल एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ वैल्यू चेन और सप्लाई चेन। जैसे कि मान लेते हैं मैन्युफैक्चरर ने अगर कहीं पर कुछ टैक्स पे किया होगा तो मैन्युफैक्चरर भी उसमें से अपना रिस्पेक्टिव टैक्स वॉट एवर ही हैज पेड अर्लियर ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी वो अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से लेस करेगा। होलसेलर ने तो लेस कर ही दिया, रिटेलर के पास में भी ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन है, ऐसा कुछ सिस्टम होगा तो वो भी लेस करेगा। और ये सब करते करते जो अल्टीमेट टैक्स का बर्डन है, अल्टीमेट टैक्स का बर्डन है वो कौन बियर करेगा, वो बियर करेगा हमारा कंज्यूमर, क्योंकि रिटेलर ये सेल करेगा कंज्यूमर को या कस्टमर को, बराबर है। तो ये जो कंज्यूमर और कस्टमर है अल्टीमेट, उससे ये पूरा टैक्स कलेक्ट किया जाएगा एंड अल्टीमेट बर्डन विल बी बियर्ड बाय द रिटेलर, विल बी बियर्ड बाय द कंज्यूमर और कस्टमर। इस सिस्टम को या इस मैकेनिज्म को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे हुआ क्या है, मैन्युफैक्चरर ने अपनी लाइबिलिटी होलसेलर को ट्रांसफर किया, होलसेलर ने रिटेलर को ट्रांसफर किया, रिटेलर ने कंज्यूमर को ट्रांसफर किया। इसी को हम कहते हैं दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस में द टैक्स लाइबिलिटी इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन एंड अल्टीमेट बर्डन विल बी बियर्ड बाय कस्टमर और कंज्यूमर। दिस इज व्हाट अ सिंपल मैकेनिज्म और सिंपल कंसेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। Now based on this mechanism or based on this concept, we are here to understand in what situations or in what scenarios आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और अगर मिलेगा तो व्हाट आर द कंडीशंस जो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और नहीं मिलेगा तो उसके इम्पैक्ट क्या होंगे। सो बेसिकली हमारा फोकस रहना चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हेन आई कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, and for claiming that input tax credit what are the specific conditions those are supposed to be satisfied by me as a registered person। ठीक है, let us try to understand this entire mechanism। before we understand this entire mechanism we need to understand some important definitions। हमें कुछ definitions को समझना या understand करना जरूरी है before we directly focus on the concept of input tax credit। ये डेफिनेशंस जो अभी हम पढ़ने वाले हैं 1 मार्क या 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। कुछ डेफिनेशंस हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के नाम पर ऑलरेडी पढ़ लिया है, कुछ डेफिनेशंस हमने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अवर वेरियस चैप्टर्स भी पढ़े हैं। सम डेफिनेशंस वी आर स्टडिंग नाउ। तो पहला डेफिनेशन जो हमें समझना है वो है एग्जेम्प्ट सप्लाई। फर्स्ट डेफिनेशन वी आर हियर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टर्म एग्जेम्प्ट सप्लाई।
बट सवाल ये है व्हाई वी आर कंसर्न अबाउट द एग्जाम सप्लाई, हमें एग्जाम सप्लाई से क्यों समझना जरूरी है। सो पहली बात, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए वी फॉलो अ मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है? ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट का मतलब ये है कि इफ अगर आउटपुट जो मैं सेल कर रहा हूं या जो मेरा आउटपुट का जो सप्लाई हो रहा है, if this output supply is liable for GST, that means this output supply is not exempt or it is not a non-taxable supply or in the negative list. If my output is liable for GST, then only इस पर्टिकुलर आउटपुट के लिए, इस पर्टिकुलर आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए या इसको सप्लाई करने के लिए जो भी मैंने टैक्स पे किया मुझे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। मतलब अगर आउटपुट सप्लाई टैक्सेबल है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, आउटपुट सप्लाई इज नॉट टैक्सेबल तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। दिस इज व्हाट द मैचिंग कंसेप्ट सेज। सो आपका जो आप सप्लाई कर रहे हो अगर आप उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो तो इससे रिलेटेड जितना भी आपने जीएसटी पे किया आप उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सप्लाई ही टैक्सेबल नहीं है तो इससे रिलेटेड जितना भी जीएसटी आपने पे किया आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो। वो आपका क्या बन जाएगा? कंप्लीटली टोटली एक्सपेंस बन जाएगा। आपको उसको एक्सपेंस मान के अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करना पड़ेगा। So for that purpose we need to understand the meaning of term exempt supply as well. तो exempt supply का meaning क्या है? Exempt supply means supply attracting nil rate of tax, ऐसा supply जिसके ऊपर टैक्स का रेट नील है। सप्लाई विच इज होली exempt फ्रॉम टैक्स, चाहे वो सीजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, एंड इट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, राइट। तो exempt सप्लाई मतलब ऐसा सप्लाई विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स, जीरो टैक्स का रेट है, या फिर जो होली exempt फ्रॉम टैक्स है, एग्जेम्पशन में हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा है exempt सप्लाईज में, एंड इट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो आपको ध्यान रखना है अगर एग्जाम में पूछा गया कि डिफाइन टर्म exempt सप्लाई तो आपको लिखते आना चाहिए कि exempt सप्लाई का मतलब क्या है। तो हमारे लिए exempt सप्लाई मीन्स एंड इट इंक्लूड्स सम थिंग्स। क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है exempt सप्लाई में? सबसे पहले सप्लाई अट्रैक्टिंग नील टैक्स रेट, नील रेट ऑफ जीएसटी का आपका आउटपुट सप्लाई, नील टैक्स रेट का सप्लाई, इसे भी मैं exempt सप्लाई कहता हूं। देन सप्लाई विच इज wholly exempt फ्रॉम टैक्स, 100% जो टैक्स से exempt है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं exempt सप्लाई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये exempt सप्लाई में ये तीन कंटेंट और ये तीन इंग्रेडिएंट आते हैं। माइंड यू एक चीज दिमाग में और क्लियर रखना, दैट exempt सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। जीरो रेटेड सप्लाई एंड exempt सप्लाई आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं आपको जीरो रेटेड सप्लाई एंड exempt सप्लाई आर सेम, आंसर इज नो। जीरो रेटेड सप्लाई का अपना एक डेफिनेशन है जो हम समझने की कोशिश करेंगे एट द राइट टाइम। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड जीरो रेटेड सप्लाई नाउ। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब ऐसा सप्लाई विच इज यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और विच इज सप्लाइड which is used for supply of goods and or services to special economic zone developer और SEZ unit। और ये जो आप SEZ को या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई कर रहे हो इसे हम कहते हैं डीम्ड सप्लाई। इसे हम क्या कहते हैं? डीम्ड सप्लाई या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट। स्पेसिफिक वर्ड अगर चाहिए हमको तो इसे हम कहते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट।
डीम्ड सप्लाई को कट कर दीजिए, इट इज नोन एज डीम्ड एक्सपोर्ट। तो जीरो रेटेड सप्लाई मतलब क्या, एक तो एक्सपोर्ट या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट। तो जीरो रेटेड सप्लाई में दो कंटेंट्स आएंगे। सो पहला इसमें आएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, and it includes deemed export. Deemed export of goods और सर्विसेज। और ये डीम्ड एक्सपोर्ट किसको कहते हैं, जब आप सप्लाई कर रहे हो किसको, when you are supplying to special economic zone और special economic zone developer। ठीक है, तो आपको जीरो रेटेड सप्लाई का भी मीनिंग पता होना चाहिए, डीम्ड एक्सपोर्ट का भी मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो गुड्स का डेफिनेशन एंड सर्विसेज का डेफिनेशन हमने पहले भी समझ लिया था। अब गुड्स में समझते हैं इनपुट का डेफिनेशन फर्स्ट। इनपुट मीन्स गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स मतलब क्या, ऐसे गुड्स जिनका वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज्ड किया गया है। कैपिटलाइज किया गया है मतलब आपके बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाया गया है। एंड इनपुट सर्विसेज मीन्स ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज। और ये जो कैपिटल गुड्स है, इनपुट है या इनपुट सर्विसेज है, दे शुड बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सो वॉट एवर कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज की हम जो बात कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, दे शुड बी यूज्ड फॉर द इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और योर इंटेंशन शुड बी टू यूज देम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एक्चुअल यूसेज होना ही चाहिए ऐसा नेसेसरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। यू मे यूज इट एक्चुअली इमीडिएटली, या फिर आप चाहो तो फ्यूचर डेट में भी यूज करो तो भी चलेगा, बट योर इंटेंशन शुड बी फॉर यूजिंग देम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगला सवाल आता है इनपुट टैक्स का मतलब क्या है। नाउ इनपुट टैक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अस, बिकॉज इनपुट टैक्स में क्या आएगा, ऐसे कौन से टैक्सेस है जिनका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी मिलेगा। विच आर द टैक्सेस जिनका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है। इनपुट टैक्स इन प्रिंसिपल व्हाट डज इट मीन, so I can claim whatever input tax I have paid on my forward charge or on my reverse charge in the name of CGST, SGST, UTGST और IGST, या फिर import of goods के ऊपर अगर कुछ IGST आपने लेवी किया या पे किया उसका भी मुझे क्रेडिट मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या इंक्लूड नहीं होता है, कंपोजिशन टैक्स, व्हाट इट इज, हाउ इट इज टू बी डन, आने वाले लेक्चर्स में आपको समझ में आएगा। सो ऐसे कौन से टैक्सेस है जिसका मुझे क्रेडिट मिलेगा या फिर जिनको मैं इनपुट टैक्स कह सकता हूं। ठीक है, सो इनपुट टैक्स सो योर इनपुट टैक्स इंक्लूड आपका सीजीएसटी पूरा, ठीक है, इसमें इंक्लूड होता है आईजीएसटी, ठीक है, इसमें इंक्लूड होता है एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। At the same time, it includes IGST on import of goods. ठीक है, फिर चाहे आपने ये पे किया हो ऑन योर फॉरवर्ड चार्ज और ऑन योर रिवर्स चार्ज बेसिस। इट डज नॉट इंक्लूड, इनपुट टैक्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है, नॉट इंक्लूड टैक्स पेड ऑन कंपोजिशन लेवी और कंपोजिशन बेसिस।
तो जब क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा कि टैक्स पेड ऑन कंपोजिशन बेसिस और टैक्स पेड ऑन परचेसेस फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, तो वैसे टैक्स को आप ये जो 200 रुपीज हमने लेस किया इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, वैसा आप करने वाले नहीं। बाकी सीजीएसटी है, आईजीएसटी है, एसजीएसटी है या यूटीजीएसटी है या इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर अगर आपने आईजीएसटी पे किया आपको उसका भी क्रेडिट मिलेगा। वी आर गोइंग टू यूज अनदर वर्ड और अनदर टर्मिनोलॉजी जिसको हम कहते हैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिसके लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे एनआरटीपी। तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब कौन? सबसे पहली बात तो हमने वर्ड यूज किया है नॉन रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है? इसका इंडिया में कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए या होगा नहीं, तभी हम उसको नॉन रेसिडेंट कहते हैं। So non-resident taxable person means a person who do not have fixed place of business in India, but occasionally India में कोई goods और services को supply कर रहा है। अगर आपका इंडिया में fixed place of business होगा तो you are a resident taxable person. But if you do not have fixed place of business in India, तो हम आपको treat करेंगे as a non-resident taxable person. So non-resident taxable person means what? Any person supplying goods and or services occasionally, आप occasionally supply कर रहे हो, having no fixed place of business or residence in India. So अगर आपका इंडिया में कोई fixed place of business या resident नहीं है और आप occasionally इंडिया में कोई goods और services supply कर रहे हो, उसे हम कहेंगे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। फिर चाहे आप इन द कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल काम करो, एजेंट काम करो या इन एनी अदर कैपेसिटी काम करो। सो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या कहेंगे हम, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनआरटीपी कहेंगे, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी। ये ऐसा इंसान है who do not have fixed place of business in India। अगर आपका इंडिया में फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो हम आपको नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कहेंगे। ओकेजनली आप इंडिया में गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इसके आगे फर्दर इनवर्ड सप्लाई, यानी जो सप्लाई आपने यूज किया है गुड्स और सर्विसेज को आउटवर्ड सप्लाई के लिए, उसको हम इनवर्ड सप्लाई कहेंगे। जीरो रेटेड सप्लाई हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी आर अवेयर विथ दिस एग्जाम्पल कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एज अ कंसेप्ट क्या है। देन वी आर अवेयर विथ दिस मैचिंग कंसेप्ट कि अगर आउटपुट अगर टैक्सेबल है तो इस टैक्सेबल आउटपुट के लिए जो भी मैंने इनपुट यूज किया है मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब मुझे पता होना कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। जीरो रेटेड सप्लाई मुझे पता होना, डीम्ड एक्सपोर्ट मुझे पता होना, इनपुट टैक्स क्रेडिट या इनपुट ऐसे कौन से टैक्सेस है जिसका आपको क्रेडिट मिलेगा, यू शुड बी अवेयर विद दिस। एंड एनआरटीपी या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन से भी आप अवेयर होने चाहिए। आगे जब हम पढ़ेंगे तब हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यानी कि सीटीपी ये वर्ड भी पढ़ेंगे, बट इसका मेन यूसेज रजिस्ट्रेशन इस चैप्टर में करना पड़ता है, तो वहां पर हम उसका डेफिनेशन और अदर थिंग्स को भी हम स्टडी करेंगे। तो हैविंग सेड दिस, अब हम लोग आगे बढ़ने की थोड़ी कोशिश और करते हैं। नाउ सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट एलिजिबिलिटी फॉर आईटीसी, मतलब व्हाट आर द कंडीशंस दोज आर टू बी सेटिस्फाइड टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए वो जो मैं मेरे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से जो इनपुट को लेस कर रहा हूँ वो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है जो मुझे सेटिस्फाई करना जरूरी है या मैंडेटरी है, अभी हम वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली कंडीशंस हमने वर्ड यूज किया है रजिस्टर्ड पर्सन टू टेक क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। मतलब इफ यू वांट टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट
you must be registered under the GST law, right? So let us try to deal with this specifically. तो हम क्या कहेंगे, एलिजिबिलिटी टू क्लेम ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको क्लेम करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? सबसे पहला पॉइंट, यू शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि अगर आप GST लॉ में रजिस्टर्ड हो देन ओनली आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दे that input must be used or intended to be used in the course or furtherance of business, यानी जो पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज और इनपुट का आप क्रेडिट क्लेम करना चाहते हो, दे मस्ट बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आप उनको अपने बिजनेस के लिए या फिर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए आप उसको यूज करो। जो भी कंडीशंस हम पढ़ेंगे सारी कंडीशंस एंड वाली है, मतलब ABCDEF तक के हम जो कंडीशंस पढ़ेंगे ये कंडीशंस एंड वाली है। इसमें से अगर कोई भी कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई नहीं किया तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद he has valid tax invoice, debit note और credit note और prescribed tax paying document, मतलब आपके पास में डॉक्यूमेंटरी एविडेंस होना चाहिए। तो हम कहते हैं यू मस्ट हैव टैक्स इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंटरी एविडेंस मतलब जैसे मान लेते मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 1 लाख रुपए का टैक्स पे किया, तो ये 1 लाख रुपए का टैक्स जो मैंने पे किया तो उसके कुछ डॉक्यूमेंटरी एविडेंसेस होने चाहिए जहां से मैं ये प्रूव कर पाऊं या इस्टेब्लिश कर पाऊं कि एक्चुअल में मैंने ये टैक्स पे किया। फिर चाहे वो टैक्स इनवॉइस यानी कि आपका बिल रहने दो, या डेबिट नोट होने दो, या क्रेडिट नोट होने दो, या और कोई तरह का डॉक्यूमेंटरी एविडेंस रहने दो, वो भी चलेगा, बट डॉक्यूमेंटरी एविडेंस होना मस्ट है, डॉक्यूमेंटरी एविडेंस होना नेसेसरी है और जरूरी है। विदाउट डॉक्यूमेंटरी एविडेंस यू कैन नॉट क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट। देन he has received goods and or services, सो हम कहते हैं इसके बाद कहते हैं गुड्स और सर्विसेज रिसीव, ठीक है। तो जिस किसी भी गुड्स और सर्विसेज के लिए मुझे क्रेडिट क्लेम करना है वो मुझे रिसीव हो जाने चाहिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कंडीशंस इन डिटेल व्हाइल वी आर डूइंग प्रैक्टिकल्स एज वेल। अभी हम एक्सप्लेन भी करेंगे, बट पहले एक बार सारी कंडीशंस को हम एक बार रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं, सो दैट व्हाइल एक्सप्लेनिंग यू हैव अ बैकग्राउंड अवेलेबल विथ यू। देन टैक्स ऑन सप्लाई हैज बीन पेड, टैक्स ऑन सप्लाई हैज बीन पेड, और लास्ट में कंडीशन है दैट रिटर्न्स हैज बीन फर्निश्ड, या फिर GSTR जो है वो आपने फाइल कर दिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न्स आपने फाइल कर दिए है। अगर ये A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, अगर ये सारी कंडीशंस आप सेटिस्फाई कर देते हो, दिस कंडीशंस आर ऑफ द एंड वर्ड, if you satisfy all these conditions then only you are eligible to claim input tax credit। तो सबसे पहली बात, you must be registered person under GST law। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो फॉरगेट अबाउट द इनपुट टैक्स क्रेडिट, व्हाटएवर GST यू हैव पेड वो आपका एक्सपेंस हो गया, आगे बढ़ो। जिन पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर आपने या सर्विसेज के ऊपर आपने टैक्स पे किया, दे मस्ट बी यूज्ड फॉर योर बिजनेस पर्पस। मतलब मान लेते हैं मैंने मेरे पर्सनल पर्पस के लिए कोई सर्विस लिया या पर्सनल पर्पस के लिए कोई गुड्स परचेस किया और उसके ऊपर मैंने GST भरा,
तो ये जो पर्सनल पर्पस के लिए जो गुड्स परचेस किया या सर्विसेज लिया जिसके ऊपर मैंने जीएसटी भरा, मुझे इस जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी नहीं मिलेगा। साथ में आई मस्ट हैव डॉक्यूमेंटरी एविडेंसेस अवेलेबल विथ मी प्लस गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी रिसीव्ड बाय मी। अब नाउ लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल टू अंडरस्टैंड ये चीजें कैसे वर्कआउट करती है। सो मान लेते हैं कि मैंने मई मंथ में कुछ परचेस किया, ठीक है, मई मंथ में मैंने परचेस किया। अब इसका जो इनवॉइस है, इसका इनवॉइस मुझे मई महीने में ही मिल गया, बट इसके जो गुड्स है, जो गुड्स का मुझे जो रिसिप्ट हुआ वो मुझे हुआ जून मंथ में फॉर एनी रीजन। अब सवाल ये है कि मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट कब क्लेम कर सकता हूं? कैन आई क्लेम इट इन द मंथ ऑफ मे और कैन आई क्लेम इट इन द मंथ ऑफ जून? द आंसर इज आई विल बी एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हेन आई हैव इनवॉइस एज वेल एज आई हैव गुड्स, प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस भी मैंने क्या कर दी है, सेटिस्फाई कर दी है। सो इन दिस केस आई विल बी क्लेमिंग आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द मंथ ऑफ जून। अगर ये सिचुएशन थोड़ी और रिवर्स हो जाए या उल्टी हो जाए तो मतलब लेट अस से गुड्स मुझे आई रिसीव्ड गुड्स इन द मंथ ऑफ अगस्त, लेकिन इन पर्टिकुलर गुड्स का जो इनवॉइस है वो मुझे मिला सितंबर मंथ में। अब मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट कब क्लेम कर सकता हूं? आई मस्ट हैव इनवॉइस एज वेल एज गुड्स। तो गुड्स तो भले अगस्त में आ गए थे, लेकिन इनवॉइस कब आया मेरे पास? सितंबर महीने में। देन आई विल देयरफॉर आई विल बी एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो मुझे आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा सितंबर मंथ में, नॉट बिफोर दैट और नॉट प्रायर टू दैट। सो ये सारी कंडीशंस एंड वाली है। तो मैं रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, जिन गुड्स के ऊपर या जिन सर्विसेज के ऊपर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहता हूँ वो मेरे बिजनेस पर्पस के लिए यूज होने चाहिए, मेरे पास में डॉक्यूमेंटरी एविडेंस होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी रिसीव्ड बाय मी, टैक्स पे करना चाहिए और रिटर्न्स जीएसटीआर जो है वो भी हमने फर्निश करने चाहिए या रिटर्न्स भी फाइल करने चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस आप सेटिस्फाई करते हो देन यू आर एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। कुछ और चीजें इसमें हम देखते हैं। अभी यहां तक तो हमने देख लिया सर, ये तो पढ़ लिया, बट देयर आर सम स्पेसिफिक और सम स्पेशल सिचुएशंस जिसको हमें डील करना पड़ता है। वो स्पेसिफिक और स्पेशल सिचुएशंस क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। व्हाट विल हैपन सर? गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स। गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स मतलब मान लेते हैं मैंने 1000 क्वांटिटी का एक बड़ा सा ऑर्डर दे दिया, ठीक है, 1000 में की 500 क्वांटिटी या 500 यूनिट्स मुझे मिले इन द मंथ ऑफ जून, 200 मिले जुलाई में और बैलेंस मिले अगस्त में। सो व्हाट विल हैपन इफ गुड्स आर रिसीव्ड, if goods are received in lots or installments? अगर आपको गुड्स लॉट्स में या इंस्टॉलमेंट में रिसीव हुए तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा? आर यू गोइंग टू क्लेम द क्रेडिट ऑन रिसिप्ट ऑफ ईच लॉट प्रोपोर्शनेटली, या आर यू गोइंग टू क्लेम क्रेडिट ऑन द रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट लॉट 100% क्रेडिट क्लेम कर लोगे, और आर यू गोइंग टू क्लेम क्रेडिट ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट या एनी अदर मैकेनिज्म? So where goods are received in lots or installments, in that case we say ITC यानी कि input tax credit is available or you can claim only on receipt of लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। तो जब आपको लास्ट लॉट, आखिरी लॉट या आखिरी इंस्टॉलमेंट जब मिलेगा, जिस किसी भी महीने में मिलेगा या जिस किसी भी मंथ में मिलेगा,
in that particular month only you are eligible to claim input tax credit. So where goods are received in lots or installments, input tax credit is available or allowed only on receipt of last lot or last installment. अगर आपके बिहाफ पे गुड्स किसी थर्ड पर्सन को डिलीवर किए गए, मतलब मान लेते हैं आपने ऑर्डर प्लेस किया और बोला कि भाई मेरे बिहाफ पे गुड्स ये मेरे एक एजेंट को डिलीवरी कर दो, तो भी आपको क्रेडिट मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड इनवॉइस आपके नाम पर रहे और आपको इनवॉइस मिल जाए और उस एजेंट को गुड्स की डिलीवरी हो जाए, यानी कि बिल टू शिप मॉडल इज अलाउड, जहाँ पे बिलिंग आपको किया बट शिपमेंट इज डन टू एनी अदर पर्सन। कैपिटल गुड्स के केस में एक स्पेसिफिक सिचुएशन आती है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेस किया, लेट अस से कोई मशीनरी और एनी अदर काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट आपने परचेस किया, ठीक है। अब इसमें हम क्या कहते हैं, व्हाट वी से, इसमें दो अलग अलग सिचुएशन आती है। इसमें हम कहते हैं इफ डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट claimed on जीएसटी। अगर इनकम टैक्स एक्ट में आपने जीएसटी के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम किया, इन दिस केस you are not eligible to claim input tax credit, so you will say no ITC is available, okay। and if दूसरा मतलब ये होता है इसका, if what we will say no depreciation claimed on जीएसटी, यानी कि जो टैक्स कंपोनेंट है या जीएसटी का जो कंपोनेंट है उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया, then you are eligible to claim, then you will say claim इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी। इसका मतलब क्या है, हाउ इट इज टू बी डन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे मान लेते हैं मैंने एक मशीनरी परचेस किया, ठीक है, उस मशीनरी की जो प्राइस है, कॉस्ट है, उसका ब्रेकअप कुछ इस तरीके से, 1,00,000 रुपया उसकी बेस प्राइस है, प्लस इसके ऊपर मान लेते हैं जीएसटी है, लेट अस से 10,000 रुपीज, टोटल हो गया 1,10,000। अब यहां पर मुझे दो ऑप्शंस अवेलेबल है, यहां पर मुझे दो ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि मैं डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट क्लेम करूं ऑन ₹1,10,000, मतलब ये जो जीएसटी कंपोनेंट है इसके ऊपर भी मैंने डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया। और दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास में अवेलेबल है कि डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऑन ₹1,00,000 ओनली, ठीक है। अब अगर मैंने ऐसा किया, अगर मैंने ऑप्शन 1 यूज किया जहां पर मैंने 1,10,000 रुपए पे डेप्रिसिएशन क्लेम किया अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो मुझे नो इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल अंडर जीएसटी लॉ, यानी ये जो 10,000 रुपीज है इसका हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिकॉज इस 10,000 रुपीज के ऊपर मैंने इनकम टैक्स लॉ के अंदर में डेप्रिसिएशन क्लेम किया, तो एक अमाउंट पर दो बेनिफिट्स थोड़ी मिलने चाहिए, बराबर। और in this case if I do not claim depreciation on the GST component, then I will claim ITC under GST, ठीक है। सो अगर 10,000 पे यानी कि जीएसटी कंपोनेंट पे अगर मैंने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया तो मैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करूंगा, और अगर जीएसटी कंपोनेंट पर मैंने अगर डेप्रिसिएशन क्लेम किया तो मुझे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, सिंपल इज दिस रूल।
ठीक है। देन ITC to be added to the output tax liability with interest at the rate of 18% if value plus tax of goods and or services is not paid within 180 days of the issuance of invoice। अब ये क्या पंगा है? Let us try to understand this। अब मान लेते हैं आपने कुछ क्रेडिट पर या उधारी पर कुछ परचेस किया। अगर कैश में परचेस किया तो ये तो रूल बीच में आने का कोई सवाल ही नहीं है, हमें कुछ सच लोड होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने कुछ क्रेडिट यानी कि उधारी पे कुछ अगर परचेस किया उसके लिए ही है, ठीक है। सो ये रूल क्या कहता है, इन केस यू हैव परचेस्ड समथिंग ऑन क्रेडिट मीन्स यू हैव टेकन इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज एक्सेट्रा, ठीक है, यू हैव टेकन देम ऑन क्रेडिट, आपने उधारी पे उनको परचेस किया, ठीक है। देन यू आर सपोज टू पे, देन व्हाट डज रूल पे, रूल सेज, हमारा रूल क्या कहता है, पेमेंट शुड बी मेड within 180 डेज। 180 दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो पेमेंट हम लोग ये जो वर्ड कह रहे हैं, इस पेमेंट का मतलब ये होता है वैल्यू प्लस टैक्स, यानी कि जो बेस वैल्यू है प्लस टैक्स, इट मीन्स वैल्यू प्लस टैक्स कंपोनेंट यानी कि जीएसटी, दोनों का मिला के आपको पेमेंट कर देना चाहिए। मतलब अब यहाँ पे दो अलग अलग सिचुएशंस होगी। अगर आपने क्रेडिट में किया परचेस एंड पेड विदिन 180 डेज, 180 दिन के अंदर में पेमेंट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉरगेट एवरीथिंग, ऑल वेल डू नथिंग, ठीक है। लेकिन इफ नॉट पेड, if not paid within 180 days, अगर आपने 180 दिन के अंदर में पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। अब यहाँ पे समझो कि मैंने जब क्रेडिट पे और उधारी पे जब मैंने परचेस किया, उस समय उसको उधारी पे क्रेडिट पे परचेस करने के बाद जैसे ही मेरे पास में इनवॉइस आ जाएगा प्लस गुड्स आ जाएंगे, मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लूंगा, मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लूंगा। और आई एम सपोज टू पे विद इन 180 डेज, अगर 180 दिन में पेमेंट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वादा नहीं। लेकिन अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं किया वैल्यू प्लस टैक्स का, देन व्हाट यू हैव टू डू और व्हाट यू आर सपोज टू डू, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इन दिस केस रिवर्स और पे ITC claimed earlier along with interest at the rate of 18% per annum, interest at the rate of 18% per annum के साथ। मतलब अगर मैंने परचेस किया डे 1 को, कैश में परचेस किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रेडिट भी क्लेम कर लिया, पेमेंट भी कर दिया। लेकिन अगर मैंने क्रेडिट में परचेस किया डे 1 को तो 180 डेज के अंदर में मुझे पेमेंट कर देना चाहिए। सो अगर हमने 180 दिन में पेमेंट कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं किया तो 181st डे को जो भी मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले क्लेम किया था उसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा या गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, मतलब एक ही है। बट ये रिवर्सल शुड बी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर annum। उसके आगे उसके आगे
एक और स्टेप होगी। अब मान लेते मैंने 180 दिन में पेमेंट नहीं किया, मैंने 200th डे पे पेमेंट किया। तो जब भी मैं 200th डे पे पेमेंट करूंगा तो उसको मैं कहूंगा रिक्लेम क्रेडिट आफ्टर पेमेंट। यानी कि मान लेते 200th डे पे मैंने पेमेंट किया तो मैं 200th डे पे क्रेडिट रिक्लेम कर लूंगा, लेकिन ये जो क्रेडिट रिक्लेम होगा इट विल बी ओनली ऑफ जीएसटी, यानी कि जो टैक्स है उसी का मुझे क्रेडिट मिलेगा, दैट इज नॉट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मुझे क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टर्म। ठीक है। मान लेते ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से दिया है, आपको जो ट्रांजैक्शन दिया है वो कुछ इस तरीके से दिया है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी कि बेस प्राइस लेटेस्ट से वो रुपीज है 10 लाख और जीएसटी है 10 लाख पे एक रफ अमाउंट वॉट एवर वी कैलकुलेट लेटेस्ट इट इज रुपीज 1 लाख, और इस तरीके से टोटल 11 लाख का आपका बिल है। ठीक है। और ये आपका जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्शन है क्रेडिट पर यानी कि उधारी पर। कैश में होगा तो ये पंगा आएगा ही नहीं बीच में। ठीक है। और आपने आईटीसी ऑफ रुपीज 1 लाख क्लेम्ड, आपने आईटीसी ऑफ रुपीज 1 लाख क्या कर दिया, क्लेम कर लिया। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हम लोग अलग अलग सिनारियोज देखते हैं। तो लेटेस्ट से ये जो 11 लाख रुपए है, दिस 11 लाख रुपीज आर पेड विदिन 180 days तो नो इम्पैक्ट, स्टोरी क्लोज। आपने सही किया, कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, यहीं पे आपके ट्रांजैक्शन को या पूरे केस को खत्म कर देते हैं। तो नो इम्पैक्ट, स्टोरी इज क्लोज्ड। बट what will happen if it is not paid within 180 days? If it is not paid within 180 days, अगर आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा? नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अब आपने जो जीएसटी 1 लाख का क्लेम किया था वो 181st डे को, मतलब जैसे 180 दिन खत्म हो जाएंगे 181st डे को, नाउ वी आर स्टैंडिंग ऑन 181st डे, ऐसा मान के चलते हैं। सो 181st डे को आप क्या करोगे, रिवर्स और पे जीएसटी या फिर आईटीसी क्लेम्ड अर्लियर रुपीज 1 लाख। ये जो 1 लाख का आपने आईटीसी क्लेम्ड अर्लियर है उसको आप रिवर्स कर दोगे या पे कर दोगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। तो 18% पर एनम सबको इंटरेस्ट पे करना है। तो लेटेस्ट से 1 लाख रुपए का तो जीएसटी था आपका, बराबर है, इनटू क्या करेंगे हम 18%, ये क्या है पर एनम है, तो लेट मी कैलकुलेट इट हियर। तो हम क्या कहेंगे, 1 लाख का हमने जीएसटी क्लेम किया था, इनटू हम करेंगे 18%। ये जो 18% जो है ये तो पर एनम है, तो 365 दिन या 365 डेज है, मैं मान के चलता हूँ। तो डिवाइड बाय कीजिए 365 डेज और मल्टीप्लाई कीजिए 180 डेज, क्योंकि हम इमीडिएटली बाद में पे कर दे रहे हैं, राइट।
तो हम इसको क्या कहेंगे, 1 लाख डिवाइडेड 1 लाख इंटू 18%, 18,000 आया, डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 180 डेज। तो अप्रोक्सीमेटली 8,877 का आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, 8,877 का आपको क्या पे करना पड़ेगा, 8,877 का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो यू आर सपोज टू पे इंटरेस्ट एज वेल ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन फॉर नॉट पेइंग विद इन 180 डेज। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब इसी ट्रांजैक्शन को थोड़ा और आगे करते हैं। सो व्हाट विल हैपन, what will happen, what will happen if paid afterwards, यानी उसके बाद अगर ये पे कर दिया तो क्या होगा। देन इन दैट केस अगर ऐसा अगर हुआ लेटर ऑन अगर आपने पे कर दिया तो देन रिक्लेम, वापस से क्लेम कर लो आईटीसी ऑफ ₹1 लाख। तो ये जो 1 लाख का हमने जो क्रेडिट रिवर्स किया था उसको फिर से क्लेम कर लो। ठीक है, अब इसमें कुछ लोगों को ये भी आएगा कि सर व्हाट विल हैपन ओनली 50% अमाउंट इज पेड, तो 1 लाख का 50% 50,000 रुपए क्लेम करो। सर व्हाट विल हैपन ओनली 40% अमाउंट इज पेड, तो 1 लाख का 40% 40,000 रुपए क्लेम करो। अगर पूरा 11 लाख पे कर दिया तो पूरा 1 लाख क्लेम करो। जो सप्लायर है आपको आपने उसको पूरा 11 लाख क्लेम कर लिया तो पूरा 11 लाख पे कर दिया तो ये पूरा 1 लाख क्लेम करो। सर हमने 11 लाख का 50% पे किया तो 50% क्रेडिट क्लेम करो। सर 40% पे किया तो 40% क्रेडिट क्लेम करो। सर पे ही नहीं किया तो पंगा ही नहीं, आपने ऑलरेडी क्रेडिट रिवर्स कर दिया, इंटरेस्ट भी पे कर दिया। लेकिन ये जो रिक्रेडिट है ये सिर्फ जीएसटी कंपोनेंट का मिलेगा, इंटरेस्ट वाले कंपोनेंट का मिलने वाला नहीं है। सो यू हैव टू बी अवेयर विद दिस फैक्ट एज वेल कि हमें 180 दिन में पेमेंट कर देना चाहिए। टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, so ITC pertaining to a financial year can be availed by 20th October of next financial year or filing of annual return whichever is earlier. Let us try to understand this term as well. इस टर्म को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या कहा, टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो ये टाइम लिमिट क्या है हमारे पास में, ये टाइम लिमिट है अर्लियर ऑफ 2 इवेंट्स, सो इट इज अर्लियर ऑफ बिलो। ठीक है, अर्लियर ऑफ बिलो में 2 इवेंट्स है। इवेंट नंबर ए क्या है, 20th अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट FY, तो 1 इज 20th अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट FY यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर का सितंबर महीने का GSTR का रिटर्न भरने का जो ड्यू डेट है उसके पहले, उसको 20th अक्टूबर बोलते हैं। और बी फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अब ये क्या है या फिर ये पूरा पंगा क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस और ट्रीट दिस। वैसे तो ये प्रैक्टिकल करेंगे तभी अच्छे से क्लियर हो सकता है, बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लेते मैं बात कर रहा हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 18-19 का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी आपने पे किया वो 18-19 में तो आप पूरा क्लेम कर ही सकते हो, उसमें तो कोई पंगा नहीं है। लेकिन 18-19 के बाद में भी क्लेम कर सकते हो। 18-19 के बाद में कब क्लेम कर सकते हो, उसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, सो एग्जाम्पल 1 में हमने कहा एनुअल रिटर्न ऑफ 18-19
आपने फाइल किया ऑन लेटेस्ट से आपने ये फाइल कर दिया है 18 अगस्त 2019 को, 18-19 का आपने एनुअल रिटर्न 18 अगस्त 2019 को फाइल कर दिया। तो 18-19 का आईटीसी आप मैक्सिमम कब तक के क्लेम कर सकते हो? 20th अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट एफ वाई, बराबर है। ए में क्या लिखेंगे? 20th अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट एफ वाई, तो इट विल बी 20th अक्टूबर 2019, बराबर है। 20th अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट एफ वाई। 18-19 के बाद का 20th अक्टूबर कब आएगा? 20 अक्टूबर 2019। या फिर बी, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, जो कि आपने कब भरा है? 18 अगस्त 2019, विच एवर इज अर्लियर। तो आपको मैक्सिमम इनपुट टैक्स क्रेडिट कब तक के आप क्लेम कर सकते हो? 18-19 का अप टू 18 अगस्त 2019 तक ही क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ये वाली लिमिट हमने यहाँ पर लिखी है, बी वाली। एग्जाम्पल 2, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सो लेट अस अज्यूम कि इसी पर्टिकुलर केस में जो एनुअल रिटर्न है वो आपने फाइल किया है, फाइल्ड ऑन, मान लेते हैं आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया है 30 नवंबर 2019 को। अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कब तक के मिलेगा? ए, 20th अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट एफ वाई, यानी कि 20 अक्टूबर 2019 इस डेट तक के। या फिर बी, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर एफ वाई, यानी कि 30/11/2019, इन दो डेट्स में से विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर क्या है? 20th अक्टूबर 2019, इस पर्टिकुलर डेट तक के आप इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 18-19 आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो। मतलब किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कब तक के मिलेगा? उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न भरने के डेट तक के, या उसके बाद वाले 20 अक्टूबर तक के, विच एवर इज अर्लियर, उस फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट 20th अक्टूबर तक के, विच एवर इज अर्लियर। और ये जो रूल है ये अप्लीकेबल नहीं रहेगा इन द केस ऑफ री अवेलमेंट ऑफ आईटीसी रिवर्स अर्लियर। मतलब ये जब हम री अवेलमेंट कर ले या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए 180 डेज में जब पेमेंट नहीं किया, उस केस में ये रूल अप्लीकेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन्हीं कंडीशंस को एक बार फिर से अगर हमको देखना है, कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन क्या है? तो ये मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंटरी एविडेंसेस, goods or services must have been received, tax should be paid और return should be filed, right? अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, यू मस्ट बी अवेयर विथ सम मोर थिंग्स, दैट क्रेडिट ओनली अपॉन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट्स। जहाँ पे गुड्स आर रिसीव्ड ऑन लॉट और इंस्टॉलमेंट, तो क्रेडिट आपको मिलेगा ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। आप चाहो तो आपके बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को भी डिलीवरी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू पे द टैक्स, वैल्यू प्लस टैक्स विद इन 180 डेज। 180 दिन में आपको वैल्यू प्लस टैक्स पे कर देना चाहिए, और अगर नहीं पे करोगे तो आपको इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम भरना पड़ेगा एट 181st डे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ तक कि हम लोगों ने जो देखा आपके दिमाग में आ चुका होगा, ठीक है। आपको इन चीजों के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए या पता होना चाहिए। अब कुछ और छोटी मोटी बातें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, एक प्रैक्टिकल करने की भी कोशिश करेंगे सो दैट वी कैन मूव अहेड और प्रोसीड फर्दर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स। लॉस ऑफ इनपुट्स, what we are studying loss of inputs। loss of inputs मतलब क्या? आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, प्रोसेस में लॉस होता है, ट्रांजिट में लॉस होता है। ये लॉस नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। अगर कोई प्रोसेस में लॉस हो रहा है, इफ देयर इज अ लॉस इन द प्रोसेस एंड इफ इट इज अ नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, आपको आईटीसी अलाउड कंप्लीटली। प्रोसेस में चाहे नॉर्मल लॉस होने दो या एबनॉर्मल लॉस होने दो, आपको पूरा कंप्लीट इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट, मतलब आपको जब गुड्स मिल रहे हैं या इनपुट मिल रहा है उस समय कोई लॉस हो रहा है, सो ड्यूरिंग द ट्रांजिट इफ देयर इज अ नॉर्मल लॉस, तो उस नॉर्मल लॉस पे आपको आईटीसी मिलेगा। बट इफ देयर इज एबनॉर्मल लॉस,
अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो रहा है इन द ट्रांजिट, यू आर हैविंग और यू आर फेसिंग एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस के केस में इफ एनी लॉस इज एबनॉर्मल इन नेचर, तो इसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, आईटीसी इज नॉट अलाउड। तो प्रोसेस लॉस चाहे नॉर्मल रहे या एबनॉर्मल रहे, आईटीसी मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लॉस इन द ट्रांजिट नॉर्मल लॉस अगर होगा तो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, बट इफ देयर इज एबनॉर्मल लॉस, आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अलाउड। ये कैसे होता है? लेट अस ट्राई टू स्टडी और अंडरस्टैंड इट बाय वे ऑफ अ सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है? मेसर सी लिमिटेड ऑफ चेन्नई procured 10,000 kilograms of goods at the rate of 100 per kg. So आपने 10,000 kilograms of goods purchase किए at the rate of 100 per kg. These goods came to Messrs C Limited of Chennai in the following manner. नीचे दिए गए मैनर में आपको गुड्स मिले हैं। तो गुड्स डिस्पैच की डेट कोई हमारे लिए लेना देना नहीं है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स की डेट लेना देना है हमारे लिए। 15 नवंबर को कुछ गुड्स मिले, 20 नवंबर को कुछ गुड्स मिले और 1 जनवरी को कुछ गुड्स मिले। नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, वी डू नॉट हैव एनी इशू विद द नॉर्मल लॉस इन द ट्रांजिट। लेकिन उसके साथ में आप लोगों को एबनॉर्मल लॉस इन द ट्रांजिट दिया। प्रोसेस में होता तो हमें इसका कोई इशू नहीं होता, बट इट इज एबनॉर्मल लॉस इन द ट्रांजिट, और जो भी एबनॉर्मल लॉस हुआ है इन द ट्रांजिट आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। तो ये एबनॉर्मल लॉस इन द ट्रांजिट के लिए हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं कि no ITC or no input tax credit is available on whatever abnormal loss you are encountering। और यहाँ पे नंबर ऑफ केजेस रिसीव दे दिया। along with this आगे आपको कुछ और डेटा दिया है, क्या कहा गया है आपको देखिए, what does this data says to you? Invoice shows 10,000 kilograms and GST at the rate of 18%। तो इनवॉइस में 10,000 किलोग्राम्स का गुड्स दिया है और जीएसटी भी दिया है एट द रेट ऑफ 18%। हमें क्या क्या जवाब देना है? व्हाट वी आर सपोज टू आंसर हियर? वी आर सपोज टू आंसर सर्टेन थिंग्स हियर। पहला, मेसर सी लिमिटेड कैन अवेल द प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन 15 नवंबर एंड 20 नवंबर, यस और नो के फॉर्मेट में आपको जवाब देना है कि ये जो आपको इंस्टॉलमेंट्स में गुड्स मिले हैं, 15 नवंबर को कुछ गुड्स मिले, 20 नवंबर को कुछ गुड्स मिले हैं, तो आपको ये पूछा है कि क्या आप प्रोपोर्शनेट क्रेडिट क्लेम कर सकते हो व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड ऑन इंस्टॉलमेंट। तो जब आपको इंस्टॉलमेंट्स में गुड्स मिल रहे हैं तो क्या आप उन इन दो सिचुएशंस क्या आप प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, यस और नो के फॉर्मेट में। पहला। अगर दूसरा है when the Messrs C Limited is eligible to claim input tax credit, ये C Limited input tax credit claim करने के लिए कब एलिजिबल है? प्रोपोर्शनेट है तो कब, प्रोपोर्शनेट क्लेम नहीं कर सकते हो तो कब। एंड थर्ड इज हाउ मच क्रेडिट इज अलाउड टू Messrs C Limited। अब ये 3 अलग अलग क्वेश्चंस का हमको जवाब देना है। वी आर सपोज टू आंसर these 3 डिफरेंट क्वेश्चंस। लेट्स ट्राई टू आंसर ईच क्वेश्चन वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का जवाब देते हैं। ठीक है, तो ए में हम क्या कहेंगे? प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है सर, क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया है कि व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स, क्रेडिट इज अवेलेबल ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट और लास्ट इंस्टॉलमेंट। बराबर है, तो हम ए के जवाब में लिखेंगे व्हाट वी विल से, नो proportionate ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड। तो आपको प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है, पहले का जवाब हो गया। दूसरे का जवाब, आपको आईटीसी कब मिलेगा? तो आपको आईटीसी कब मिलेगा? ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज ऑन 1 जनवरी, राइट। सो हम कहेंगे यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी विल बी अवेलेबल ऑन receipt of
लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज, क्या है डेट, वो 1 जनवरी। तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा? ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। और सी में पूछा है, सी में आपको क्या पूछा है? हाउ मच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड, हाउ मच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड। तो यहां पर मैं सबसे पहले कुछ चीजें लिख देता हूं सी के लिए। तो पहला पॉइंट, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड ऑन एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। तो ट्रांजिट में जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, बराबर है। ट्रांजिट में जो भी एबनॉर्मल लॉस होगा, ये जो 20 केजी का जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, इसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अब इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा, पहले हमको वो देखने का। तो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट इट। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, टोटल जीएसटी पेड ऑन 10,000 kg। 10,000 kgs पे मैंने टोटल जीएसटी कितना पे किया, तो वो कैसे आएगा? 10,000 kg एट ₹100 पर केजी है और 18% जीएसटी का रेट है। तो हम कैसे कहेंगे, 10,000 kgs इंटू ₹100 इंटू 18%। ठीक है, कितना आ रहा है वो देखिए। लेट्स ट्राई टू सर्च फाइंड आउट। 10,000 इंटू 100 इंटू 18% का जीएसटी, तो आ रहा है ₹1,80,000। ठीक है, ये एक नंबर मैंने निकाल लिया। दूसरा, व्हाट वी विल से, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। इक्वल्स टू, ट्रांजिट में आपको एबनॉर्मल लॉस कितना केजी का हुआ देखिए, क्वेश्चन में दिया है। सो एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट इज 20 kg। सो योर एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट इज 20 kg। सो इसीलिए देयरफॉर ITC allowed equals to ₹1,80,000 divided by 10,000 kgs multiplied by 10,000 minus 20 kgs। 10,000 kgs minus 20 kgs से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। इक्वल्स टू कैसे करेंगे हम, 1,80,000 रुपीज divided by 10,000 kgs multiplied by 9,980 kgs, 9,980 kgs। तो इक्वल टू करके कितना आ रहा देखिए, रुपीज में हम करते हैं कैलकुलेशंस। सो व्हाट वी विल से, 1,80,000 divided by 10,000 multiplied by 9,980, it comes to 1,79,640। इतने का आपको आईटीसी विल बी अवेलेबल, और इतने का आप लोग आईटीसी एलिजिबल टू क्लेम ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये 6 मार्क या 8 मार्क का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स और 8 मार्क्स का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, so this particular question is worth 6 marks और 8 marks। कितने भी मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं आपको, you should be aware और you should be able to answer it। ठीक है, so this is what और this is how the system goes। ठीक है,
तो जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है बिकॉज इसका कोई लेना देना नहीं है कंडीशनलिटीज वगैरह से, या ज़्यादा कुछ इसमें निटिगिटीज नहीं है। आगे हम लोग ब्लॉक द क्रेडिट नाम का एक टर्म भी पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी द टर्म ऑफ ब्लॉक द क्रेडिट एज वेल, बट बिफोर दैट लेट अस रिवाइज वॉट एवर वी हैव स्टडीड इनिशियली। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट क्या है। तो हमने क्या कहा कि मैं जो भी आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ मुझे वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। सो वॉट एवर आउटपुट टैक्स आई एम कलेक्टिंग आई एम सपोज टू डिपॉजिट इन टू द गवर्नमेंट्स अकाउंट। बट इसको डिपॉजिट करने के लिए हम क्या कहते हैं, मैंने मेरे इनपुट पर जो भी टैक्स पे किया होगा वो उसमें से मैं रिड्यूस करूंगा, इसमें से मैं लेस करूंगा, और फिर बचा हुआ बैलेंस अमाउंट मैं गवर्नमेंट के अकाउंट में क्या करूंगा, डिपॉजिट करूंगा। तो इसके लिए हमने पूरा एग्जाम्पल देखा और ये इस पूरे सिस्टम को क्या कहा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने यहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट भी समझा कि अगर आउटपुट टैक्सेबल है तो इस टैक्सेबल आउटपुट के लिए जो भी मैंने इनपुट्स यूज किया मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा। एट द सेम टाइम मैंने एग्जेम्प्ट सप्लाई का कंसेप्ट समझा कि नील टैक्स रेट, होल्ली एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। हमने ये भी समझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट, हमने ये भी समझा। हमने ये भी देखा कि कौन से टैक्सेस है जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। एनआरटीपी यानी कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग क्या है, हमने वो भी समझा। अलॉन्ग विद दिस वी अंडरस्टूड एलिजिबिलिटी टू क्लेम आईटीसी। तो आईटीसी किसको मिलेगा, रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलेगा। जो इनपुट के ऊपर या इनपुट सर्विसेज के ऊपर आपको आईटीसी चाहिए, दे शुड बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर योर बिजनेस। टैक्स इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस शुड बी अवेलेबल विथ यू। गुड्स और सर्विसेज शुड बी रिसीव्ड और टैक्स ऑन सप्लाई शुड बी पेड और एंड रिटर्न शुड बी फर्निश्ड। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे। अलॉन्ग विद दिस हमने कुछ स्पेसिफिक केसेस भी पढ़ी जहाँ पे गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स, तो आईटीसी इज अवेलेबल ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट और लास्ट इंस्टॉलमेंट। कैपिटल गुड्स में पढ़ा कि अगर जो कैपिटल गुड्स में जो जीएसटी पोर्शन है या जो जीएसटी कंपोनेंट है, अगर आपने उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया तो आपको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अंडर इनकम टैक्स लॉ। मतलब एक तो आप जीएसटी के ऊपर इनकम टैक्स लॉ में डेप्रिसिएशन क्लेम करो, आईटीसी क्लेम मत करो, या फिर उधर डेप्रिसिएशन क्लेम मत करो, आप इधर आईटीसी क्लेम करो। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े। साथ में हमने ये भी देखा कि अगर आपने क्रेडिट और उधारी पे कुछ इनपुट लिया या इनपुट सर्विसेज लिया तो विद इन 180 डेज यू आर सपोज टू मेक द पेमेंट। अगर 180 डेज में पेमेंट कर देते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 180 डेज में पेमेंट नहीं करते हो तो 181st डे को जो आईटीसी आपने पहले क्लेम किया या अवेल किया आपको वो रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, एंड यू आर एलिजिबल टू रिक्लेम दैट जीएसटी कंपोनेंट आफ्टर द पेमेंट। यानी 180 डेज के बाद में जब भी आप पेमेंट करोगे उस समय आप उसको रिक्लेम कर सकते हो। इसके बारे में हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे। बस साथ में हमने ये भी देखा कि व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग द आईटीसी। किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप उस फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट 20 अक्टूबर तक के क्लेम कर सकते हो, या फिर उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न भरने तक के क्लेम कर सकते हो, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 भी देखा। साथ में हमने क्वेश्चन 1 भी सॉल्व किया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है, नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिलेटेड टू ब्लॉक द क्रेडिट। बट वो ब्लॉक द क्रेडिट का कंसेप्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तभी तक टिल दैट पॉइंट आप इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को या इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े या समझने की कोशिश की है आप उनको फ्रीज करो, आप उनको एब्जॉर्ब कर लो, और अगले चैप्टर में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड और स्टडी द मीनिंग एंड टर्म ऑफ द ब्लॉक द क्रेडिट। So we end this video here. Thank you.